बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। आसिफ अभी उसके ऊपर से उठा ही था कि 3-4 पुलिस एहलकार बोगी में दाखिल हुए और उस पर राइफलें तान ली। खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना वरना गोली मार दूंगा। उनमें से एक और आया। इसने हम पर गोली चलाई थी। इसकी गोली से एक मुसाफिर भी मारा गया। मैं इसके पीछे भागा, रास्ते में भी इसने मुझ पर गोलियां चलाई, मगर मैं बच निकला और यहाँ हम दोनों गुथम गुथा थे तो छीना झपटी में गोली चली और ये मारा गया। आसिफ ने वजाहत की। बकवास बंद करो, तुम कोई सुपर हीरो नहीं जो इसने तुम पर इतनी गोलियां चलाई, और तुम्हें एक भी नहीं लगी। सब इंस्पेक्टर रैंक का ऑफिसर बोला और मकतूल का मुआयना करने लगा। मकतूल की जेब से कार्ड निकलते ही वो चौंक पड़ा। ओह, ये तो पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा है। आसिफ सन्नाटे में आ गया। मरने वाला पुलिस एहलकार था। सूरत हाल गंभीर हो चुकी थी। वो जानता था पुलिस अपने पेटी भाई के कत्ल के जुर्म में उसका हशर नशर कर देगी। वो उसे गन पॉइंट पर लिए हुए ट्रेन से बाहर निकले। किरण प्लेटफॉर्म पर परेशान खड़ी थी। आसिफ को पुलिस के घेरे में देखकर उसके रहे सहे ओसान भी खता हो गए। आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? वो उनके करीब आकर घबराए हुए लहजे में बोली। ओह, तो तुम्हारे साथ फूलन देवी भी है। चलो देवी जी, तुम भी आगे लगो। आज पुलिस स्टेशन में तुम दोनों की खूब खातर तवाज़ु होगी। सब इंस्पेक्टर ने मायने खेज लहजे में कहा। वो इन दोनों को लिए हुए स्टेशन से बाहर निकले और उन्हें एक पुलिस मोबाइल में धकेल दिया। 3 सिपाही उनके करीब बैठ गए, जबकि सब इंस्पेक्टर ड्राइवर के साथ खड़ा किसी से मोबाइल पर बात कर रहा था। अब सोचने का वक्त नहीं था। अगर वो पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाते तो मामला मजीद संगीन हो जाता, और फिर नरगिस भी साथ थी जो आसिफ की वजह से इस गिरदार में फंसी थी। उसे हैरत इस बात पर थी कि मकतूल पुलिस एहलकार ने नरगिस पर गोली क्यों चलाई थी। आसिफ ने बैठे बैठे गैर महसूस अंदाज में लॉकेट का बटन दबा दिया और ये दीदा से नादीदा हो गया। अब सीट पर उसका साया दिखाई दे रहा था। सिपाहियों समेत नरगिस भी खौफजदा हो गई। ये कहाँ गायब हो गया? एक सिपाही बोला। फिर देखते ही देखते साय ने चशम जदन में उसके हाथ से राइफल छीनकर उसके सर पर मारी। वो चीखता हुआ गिरा और अंटा गफील हो गया। दूसरा भूत भूत चिल्लाता हुआ पुलिस मोबाइल से उतरने लगा। साय ने राइफल के दस्ते से उसका भी सर बजा दिया। वो भी होशो हवास से आरी हो गया। तीसरा डर के मारे लहरा कर गिरा और खुद ब खुद बेहोश हो गया। ड्राइवर ये मंजर देखते ही भाग उठा। सब इंस्पेक्टर हैरत से ये नाकाबिल यकीन मंजर देख रहा था। उसकी नजरों के सामने मुलजिम किसी भूत की तरह गायब होकर साय में तब्दील हो गया था। खौफ के बाइस मोबाइल फोन उसके हाथ से गिरा और उसकी टांगें डर से कपकपाने लगी। उसके देखते ही देखते साया पुलिस मोबाइल से कूदा और उसकी कनपटी पर एरोकन पंच रसीद किया। वो भी होशो हवास से आरी हो गया। वहां बहुत से अफराद खड़े ये मंजर देख रहे थे। उनमें भगदड़ मच गई और लोग भूत भूत कहकर इधर उधर भागे। आसिफ मोबाइल की तरफ लपका। नरगिस, जल्दी से यहाँ से निकलो। तुम गायब कैसे हो गए? ये वक्त इन बातों का नहीं। वो नरगिस का हाथ थाम कर दौड़ा और मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ एक दूसरी सड़क पर जा पहुंचा। फिर एक टैक्सी के जरिए दूसरे इलाके में पहुंचकर एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा हासिल किया। रात के 9 बज चुके थे। खाना आने तक वो खौफजदा नरगिस को सुपर शैदो के फार्मूले और इजाद के बारे में तफसील से बता चुका था। ये सब तो ठीक है, लेकिन रेलवे स्टेशन पर पुलिस एहलकार ने हम पर गोली क्यों चलाई थी? नरगिस ने पूछा। मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा ये क्या चक्कर है। मैं और किरण कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रखते। जराइम पेशा अफराद की तो समझ आती है कि वो इस फार्मूले की वजह से हमारे दुश्मन हैं। वो उलझे हुए लहजे में बोला, फिर कदरे तवक्कुफ से कहा। मैं डीएसपी चौधरी मुमताज को कॉल करके असल बात बताता हूँ। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। नरगिस टीवी की तरफ बढ़ी और टीवी ऑन कर दिया। ये कोई प्राइवेट निजी न्यूज चैनल था जिस पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। अचानक आसिफ चौंक पड़ा। न्यूज कास्टर की चीखती चिल्लाती आवाज सुनाई दे रही थी। खबर से मुतल्लिक स्लाइडिंग न्यूज बेल्ट भी चल रही थी। रेलवे स्टेशन पर पुलिस एहलकार कत्ल। एएसआई परवेज के कातिल की वीडियो क्लिप आश्कारा हो गई। इस वीडियो क्लिप में आप कातिल का चेहरा साफ देख सकते हैं, जो अपनी साथी खातून के साथ रेलवे स्टेशन के बाहर पुलिस मोबाइल में बैठा है। टीवी चैनल ने आसिफ और नरगिस का चेहरा बिल्कुल वाज़ेह कर दिया था। मजीद तफसीलात बताई जाने लगी। पुलिस मोबाइल में बैठा पुलिस एहलकार का कातिल अचानक साय में तब्दील हो गया। आसिफ आंखें फाड़े और मुंह खोले खबरें देख रहा था। गोया वो आंखों से नहीं मुंह से टीवी देख रहा हो। नरगिस, यहाँ से जल्दी से निकलो। अब हमारे लिए इस शहर में मुश्किलात पड़ गई हैं। टीवी में हमारी वीडियो क्लिप आने से हम बहुत से लोगों की नजरों में आ चुके हैं। अब हमें ये होटल छोड़ना होगा। सूरत हाल उनके लिए मखदूश तरीन हो चुकी थी।
वो उजलत में उस होटल से निकले। खैरियत गुजरी, किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। नरगिस का मसला तो आसानी से हल हो गया। उन्हें सिर्फ एक दुकान से बुर्का खरीदना पड़ा। सबसे बड़ा मसला आसिफ का था। वो बेचारा बुर्का तो नहीं पहन सकता था। इस मसले का हल उसने इस तरह निकाला कि एक अजरक और सिंधी टोपी खरीद ली। टोपी पहनकर उसने अजरक चेहरे के गिर्द लपेट लिया। वैसे भी दिसंबर का महीना था। उन दिनों शहर सर्दी की लपेट में था। सर्द हवाओं से बचने के लिए बहुत से लोग चेहरे के गिर्द चादर या रुमाल लपेट लेते थे। वो एक सीएनजी रक्शे पर बैठकर सुल्तानाबाद की मेन सड़क पर उतरे। आसिफ अभी अपने घर से 20-25 कदम दूर था कि ठिठक कर रुक गया। उसके घर से कुछ फासले पर 3-4 पुलिस एहलकार खड़े थे। साफ नजर आ रहा था कि वो उसके घर की निगरानी कर रहे थे। गोया पूरे शहर की पुलिस उसकी तलाश में फाल हो चुकी थी। गोया अब उनके दो हरीफ हो चुके थे। किरण के बाप के कातलों के अलावा शहर भर की पुलिस उन्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी और नरगिस को साथ लाकर हकीकी मायनों में पछता रहा था। वो बेचारी आसिफ की वजह से मुसीबत में फंस चुकी थी। नरगिस, बेहतर यही है कि तुम वापस फैजाबाद लौट जाओ, वरना मेरी वजह से किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी, एक पार्क के एक गोशे में बैठकर आसिफ ने कहा। उन्हें यहाँ पहुंचे कुछ ही देर हुई थी। मैंने एक नेक मकसद के लिए तुम्हारा साथ देने की हामी भरी है, और तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस मुश्किल की घड़ी में तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी? नरगिस ने जवाब दिया। अब हम किसी होटल में भी कमरा नहीं ले सकते। रात भी हो चुकी है। किसी न किसी ठिकाने का बंदोबस्त करना होगा। ऐसा करता हूँ, पहले डीएसपी चौधरी मुमताज से राब्ता करता हूँ। आसिफ ने डीएसपी का नंबर डायल किया। ये मोबाइल फोन उसने फैजाबाद से रवाना होते हुए खरीद लिया था। आसिफ, कहाँ हो भाई? ये क्या तहलका मचा रखा है? शहर भर की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। चौधरी मुमताज ने कॉल रिसीव करते ही कहा। सर, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। वो पुलिस एहलकार सादा लिबास में था और फिर रेलवे स्टेशन पर उसने खुद ही हम पर फायरिंग की थी और हाथापाई में अपने ही पिस्टल से चलने वाली गोली से मारा गया। आप मेरा यकीन करें, मैं बेगुनाह हूँ। मैं खुद ही किरण के साथ कातलों से बचता फिर रहा हूँ और अब तो पुलिस भी मेरे पीछे पड़ गई है। और ये तुम बैठे बैठे पुलिस मोबाइल से गायब होकर साय में कैसे तब्दील हो गए? चौधरी मुमताज ने तजस्सुस आमेज लहजे में पूछा। सर, ये प्रोफेसर दाऊद की इजाद सुपर शैडो, एक अजीब साख्त का लॉकेट मेरे पास है। यही तो वो इजाद है जिसकी वजह से प्रोफेसर दाऊद का कत्ल हुआ। नामालूम जराइम पेशा अफराद उसकी तलाश में हैं, जबकि ये फार्मूला और इजाद हुकूमत के हवाले करना चाहता हूँ। इस वक्त तुम और किरण कहाँ हो? सर, हम फलां पार्क में हैं। ठीक है, मैं आला हुकाम से बात करता हूँ, चौधरी मुमताज ने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। कुछ देर बाद उसने अपने एक क्लास फेलो दोस्त अमजद का नंबर डायल किया। अमजद, मैं इस वक्त फलां पार्क में हूँ और मुझे रहने के लिए कोई महफूज जगह चाहिए। अमजद ने दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही कहा। यार, ये तुम क्या करते फिर रहे हो? हर चैनल पर तुम्हारी ही खबर है और पूरे शहर की पुलिस तुम्हारी तलाश में है। अहमद ने हिजियानी अंदाज में कहा। यार, मैं तुम्हें मिलने पर तफसील से बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लो कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। अच्छा, तो ऐसा करो, तुम फलां चुरंगी पर आ जाओ, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। अमजद बोला और आसिफ ने राब्ता मुनक़ता कर दिया और नरगिस के साथ पार्क से बाहर निकला। अचानक उनकी निगाह मुखालिफ सम से आती पुलिस मोबाइल पर पड़ी, जो हूटर बजाती हुई आ रही थी। पुलिस मोबाइल में निस्फ दर्जन से जायद पुलिस एहलकार थे। शायद उन्हें देख लिया गया था और आसिफ को पहचान लिया गया था, क्योंकि ड्राइवर के साथ बैठे पुलिस इंस्पेक्टर ने उंगली से उसकी तरफ इशारा किया था। वो नरगिस का हाथ थाम कर फुटपाथ पर भागने लगा। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा था, पुलिस मोबाइल की रफ्तार कम थी। फिर पुलिस मोबाइल रुकी और पुलिस एहलकार नीचे उतरकर उनके पीछे दौड़े। अगर आसिफ अकेला होता तो लॉकेट का बटन दबाकर साय में तब्दील हो जाता, लेकिन फिर मसला नरगिस का था। फुटपाथ पर चलने वाले लोग हैरत और इस्तेजाब से एक नौजवान को बुर्कापोश खातून का हाथ थामे भागता देख रहे थे, जिनके पीछे पुलिस एहलकार राइफलें उठाए दौड़ रहे थे। वो ख्वांचों को उलटते लोगों को धकेलते हुए एक गली में जा घुसे। ये तवील गली थी जिसका इख्तिताम एक वसी और इस ग्राउंड में हुआ, जहाँ सैकड़ों लोग जमा थे। इस ग्राउंड में चारों तरफ लगे पोल्स पर स्ट्रीट लाइट रोशन थी। कुछ फासले पर स्टेज पर एक शख्स खड़ा माइक में तकरीर कर रहा था। इस मजमे में औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी थे, जो वक्तन फवक्तन जिए जिए के नारे लगा रहे थे। आसिफ भी नारे लगाता हुआ नरगिस का हाथ थामकर इस जलसे में जा घुसा। पुलिस एहलकार भी वहां पहुंच चुके थे और अब दूर से ही इस जलसे को देख रहे थे। सैकड़ों लोगों के मजमे में जाना उनके बस में नहीं था। उनको मतलूब मुलजिम अपने साथी खातून समेत इस मजमे में घुस चुका था और वो बेबसी से देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। वो जानते थे कि अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले इस लीडर के जियाले पुलिस एहलकारों को अंदर नहीं घुसने देंगे। पुलिस एहलकार अब आहिस्ता आहिस्ता उस जलसे के चारों तरफ फैल रहे थे, ताकि आसिफ और नरगिस कहीं से निकलकर भाग ना जाए। आसिफ पहले तो इस सूरत हाल पर घबराया कि जलसे के इख्तिताम पर पुलिस उन्हें धर लेगी। फिर एक ख्याल के तहत उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने लॉकेट की पोस्ट पर मौजूद बटन दबा दिया। वो साय में तब्दील होते ही जोर से चिल्लाया
یہ पुलिस वाले इस जलसा गाह को घेरे में लेकर हमारे लीडर को गिरफ्तार करना चाहते हैं। उसकी बुलंद आवाज ने जलती पर तेल का काम किया। जलसा गाह में मौजूद लोगों ने खतरनाक तेवरों से उन पुलिस एहलकारों को देखा और उन पर टूट पड़े। आसिफ इस मौके पर लॉकेट का बटन दबाकर दोबारा हाजिर हो चुका था। नरगिस का हाथ थामकर जलसा गाह से निकल गया। अमजद मतलूबा जगह पर अपनी गाड़ी में बैठा ऊँग रहा था। आसिफ नरगिस को पिछली नशिस्त पर बिठाकर खुद फ्रंट सीट पर जा बैठा। बड़ी देर लगा दी। अमजद ने उसे घूरा। बस यार, एक ट्रेजेडी हो गई थी, आसिफ ने कहा और मुख्तसर अल्फाज में अपनी रुदात सुना डाली। उसने बहुत सी बातें छुपा ली थी, जैसा कि लॉकेट का राज, नरगिस की असलियत। वैसे तुमने पुलिस एहलकारों के साथ अच्छा नहीं किया। हत्ते चढ़ गए तो पुलिस खातिर ख्वाह धुलाई करेगी। अमजद हंस पड़ा। वो उन्हें एक जगह ले गया। वहाँ उसका साजो सामान से आरास्ता बंगला खाली पड़ा था। अमजद का ताल्लुक अमीर कबीर घराने से था। वालिद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते थे। बड़ा भाई असगर एक निजी टीवी चैनल पर एंकर पर्सन और रिपोर्टर था। ये काम वो शौकिया करता था। कुछ देर गपशप लगाने के बाद अमजद चला गया। फ्रिज खाने पीने की अशिया से भरा पड़ा था। नरगिस ने चाय बनाई। चाय पीने के बाद कुछ देर गपशप लगाने के बाद वो सो गए। सुबह अभी आसिफ जागा ही था कि उसके मोबाइल फोन की बेल बजी और उसने स्क्रीन पर नंबर देखा। डीएसपी कॉलिंग लिखा हुआ नजर आ रहा था। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? मैं रात भर तुम्हें पार्क में ढूंढता रहा और फिर कॉल की तो तुम्हारा नंबर ऑफ था। दूसरी तरफ से चौधरी मुमताज खफगी आमेज लहजे में मुखातिब थे। सर, हम पार्क ही से निकले थे। वहां पुलिस आन पड़ी। बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर महफूज मुकाम तक पहुंचे हैं। बेवकूफ लड़के, तुम्हें पार्क से निकलने की क्या जरूरत थी? वही मेरा इंतजार करते। मेरे ख्याल में वो कोई गश्ती पुलिस मोबाइल होगी जो तुम पर नजर पड़ते ही तुम्हारे पीछे पड़ गई। मैंने डीआईजी साहब से बात कर ली है। तुम किसी भी वक्त मुझसे मिलो। ओके सर, मैं शाम को दोबारा कॉल करके आपसे मुलाकात की जगह तय कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। आसिफ ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो नाश्ता करके घर से निकला। उसका इरादा उस पोश इलाके में जाना था जहां प्रोफेसर दाऊद का घर था। वही घर जहां किरण उसे पहली बार लेकर गई थी। उसका ख्याल था कि शायद किरण वही हो, मगर उसे नाकामी हुई। किरण के घर पर ताला था। वो वापस घर आ गया। मेन गेट खुला देखकर उसका माथा ठिनका। वो तेजी से अंदर दाखिल हुआ। घर में हर चीज इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर की तलाशी ली हो। और फिर नरगिस भी नजर नहीं आ रही थी। उसने नरगिस का मोबाइल नंबर डायल किया, मगर उसे मायूसी हुई। नरगिस का नंबर ऑफ था। कहीं उसे भी तो अगवा नहीं कर लिया गया। ये सोचते ही उसका दिल डूबने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नरगिस कहाँ गई। उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था या फिर प्रोफेसर दाऊद के कातिल यहाँ तक पहुंच गए। कहीं अमजद ने तो उसकी मुखबरी नहीं कर दी। लेकिन इसका दिल ये तस्लीम करने से इनकार करता था। अमजद उसका गहरा दोस्त था। कुछ देर सोचने के बाद उसने अमजद का नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से कॉल रिसीव होते ही बोला, यार मैं घर से किसी काम के सिलसिले में निकला था। वापस आया तो नरगिस घर पर नहीं थी और घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने घर की तलाशी ली हो। दूसरी तरफ से अमजद ने घबराए हुए लहजे में कहा, तुम फौरी तौर पर वो जगह छोड़ दो। हो सकता है कि दुश्मन तुम्हारी ताक में हो। और हाँ, यहाँ मेरे घर पर आ जाओ। मैं अकेला हूँ। घर वाले एक पार्टी में गए हुए हैं। आसिफ अभी घर से निकलने ही वाला था कि उसके मोबाइल फोन की बेल बजी। उसने स्क्रीन पर देखा, कोई नया नंबर था। हेलो आसिफ, अगर जिंदगी चाहते हो। हेलो आसिफ, अगर लड़की की जिंदगी चाहते हो तो वो फार्मूला और लॉकेट मेरे हवाले कर दो। दूसरी तरफ से गंभीर और सरसराती हुई आवाज सुनाई दी। तुम कौन बोल रहे हो? आसिफ ने पूछा। तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं। अलबत्ता इतना जान लो कि इस लड़की की जिंदगी की जमानत इसी में है कि तुम मेरी हिदायत पर हरफ बहरफ अमल करो। दूसरी तरफ से कहा गया, तुम मुझे कहाँ मिलोगे? आसिफ ने पूछा। तुम्हें कालाबाग में जिस इमारत के तहखाने में कैद किया गया था, वो इमारत तो तुम्हें याद होगी। ये वही इमारत है जो कभी प्रोफेसर दाऊद की मलकियत थी। जितनी जल्दी हो सके तुम वो फार्मूला और लॉकेट लेकर वहीं आ जाओ। और हाँ, याद रहे, अगर तुम वो दोनों चीजें लेकर नहीं पहुंचे तो तुम्हें उस लड़की की लाश मिलेगी। अजनबी शख्स ने कहा और राब्ता मुनक़ता हो गया। आसिफ ने मोबाइल जेब में रखा और लॉकेट का बटन दबाकर साय में तब्दील हो गया। पुलिस उसके पीछे थी और नरगिस की बाजियाबी से पहले पुलिस के हाथ नहीं आना चाहता था। एक मुसाफिर बस में सवार होकर वो अमजद के घर के दरवाजे पर पहुंचा और दोबारा लॉकेट का बटन दबाकर अपनी असली हालत में लौट आया और डोल बैल बजा दी। दरवाज़ा अमजद ने खोला। वो उसे लिए हुए एक कमरे में पहुंचा जहाँ सोफे पर अमजद का भाई असगर बैठा था। तुम भाई के साथ गपशप लगाओ, मैं चाय बनाता हूँ, अमजद ने कहा और उसके मना करने के बावजूद कमरे से बाहर निकल गया। आसिफ, मुझे अमजद ने तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बताया है। अब तुम भी तफसील से मुझे बताओ। हो सकता है कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। मेरा एक दोस्त वकास हसास अदारे का आला अफसर है। वैसे एक बात बताऊं, इस हसास मामले में कुछ छुपाना
तुम्हारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। शहर भर के कानून नाफिज करने वाले इदारे तुम्हारे पीछे हैं। तुम कब तक छुपोगे? असगर ने संजीदा लहजे में कहा। कुछ देर सोचने के बाद आसिफ ने उसे तफसील से वाकयात से आगाह किया। उसने ये भी बता दिया कि डॉक्टर नरगिस किरण की हमशक्ल है। इसका मतलब है तुम्हें वहां जरूर जाना होगा। हम दोनों अलहदा अलहदा रवाना होंगे ताकि बवक्ते ज़रूरत तुम्हारी मदद कर सकूं। अमजद चाय बनाकर ला चुका था। उनके दरमियान तय पाया कि असगर और आसिफ दोनों आगे पीछे कालाबाग जाएंगे ताकि बवक्ते ज़रूरत एक दूसरे की मदद कर सकें। असगर का ताल्लुक मीडिया से था। उसे बाजुकात अक्सर अपना हुलिया तब्दील करना पड़ता था। मेकअप के जुमला लवाजमात उसके पास मौजूद थे। उसने घंटा भर की मेहनत से आसिफ का हुलिया यकसर तब्दील कर डाला। अब उसे शिनाख्त करना आसान नहीं था। दूसरे रोज वो सुबह सुबह असगर के साथ हसास इदारे के अफसर आला से मिला। उसने तफसील से आसिफ से सब कुछ पूछा और आसिफ ने अफसर आला को सच सच बताया। उनके दरमियान काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। फिर वो वहां से रवाना हो गए। आसिफ फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंचा और कालाबाग के लिए एक टैक्सी किराए पर बुक करवाई। सड़क पर इस वक्त अच्छा खासा हजूम था। अचानक मुखालिफ समत से एक नए मॉडल की प्राडो तेज रफ्तारी से आई। टैक्सी ड्राइवर ने बरवक्त ब्रेक लगाकर स्टीयरिंग को बाएं समत घुमाया। उधर प्राडो का ड्राइवर भी ब्रेक लगा चुका था। इसके बावजूद भी रुकते रुकते दोनों गाड़ियां हल्के से टकरा गईं। गलती सरासर प्राडो के ड्राइवर की थी। प्राडो पर किसी सियासी पार्टी का झंडा लहरा रहा था। राइफल बरदार शख्स और ड्राइवर प्राडो से उतरकर टैक्सी के करीब आए और टैक्सी ड्राइवर को गिरबान से पकड़कर घसीट लिया। अंधे, तुम्हें नजर नहीं आता? बहुत जल्दी है तुम्हें, और इस जल्दी में तुमने ये भी नहीं देखा कि एमपीए सरदार जहांगीर की गाड़ी सामने से आ रही है। राइफल बरदार के अल्फाज सुनकर आसिफ चौंक पड़ा। नरगिस ने अपनी रुदात सुनाई थी। उसके मुताबिक उसे जान से मारने का हुक्म सरदार जहांगीर खान ने दिया था। आसिफ तेजी से बाहर निकला। ए मिस्टर, गलती तुम्हारे ड्राइवर की है जो रॉन्ग साइड से तेज रफ्तारी से अचानक सामने आया था। अच्छा, तो तुम मुझे बताओगे कि गलती किसकी है? राइफल बरदार तुंद लहजे में बोला। उनकी बहस के दौरान सरदार जहांगीर खान और तनमंद नौजवान भी उतरकर उनके करीब आ चुके थे। पिछली दो गाड़ियों से भी मुसल्लह अफराद ने उन्हें घेर लिया। ये 4-5 अफराद थे जो यकीनन जहांगीर खान के कारिंदे थे। क्या बात है जवान, ज्यादा उछलना अच्छा नहीं, बारी भरकम लहजे में उससे कहा। उसी लम्हे तनमंद नौजवान ने आसिफ के गिरबान पर हाथ डाल दिया। आसिफ का हाथ बेख्तियार हरकत में आया और तनमंद नौजवान के चेहरे पर जोरदार घूंसा लगा। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया और राइफल बरदार ने गन की नाल का रुख आसिफ की तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। आसिफ की मौत यकीनी थी। लॉकेट का बटन दबाने का उसे मौका ही नहीं मिला और फिजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी।